Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter of Social Science Standard 8, chapter number 9, the Freedom Movement of 1857 century. Now 1857 सेंचुरी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था हमारे इंडिया में, और वो किस चीज़ को लेकर हुआ था कि जो यूरोपियंस है हमारे कंट्री में, जो ट्रेड के बहाने आए हैं, व्यापार के बहाने आए हैं, अब वो रूल करने लगे थे। अब इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा कि किस तरह से यूरोपियंस हमारे कंट्री में आए थे और वो किस चीज़ का बहाना लेके आए थे, ट्रेड का, व्यापार करने का। उन्होंने इंडिया में आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट तो किया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, रूल करना शुरू कर दिया। अब जब रूल करना स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई हमारे इंडिया में जो आम जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। इवन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर भी उनकी जो पॉलिसीज़ आई थी उनका असर दिख रहा था, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी राज करने की वो कैसी थी, उन्होंने किस तरह से पॉलिसी लाई थी। एक लाई थी एनेक्सेशन पॉलिसी, फिर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी को उन्होंने इंडिया में लाया। अब उससे क्या होने लगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कमज़ोर हो गए, वो उनके रूल के अंडर आने लगे, और उनका जो राज्य था रूल करने का वो और भी ज़्यादा फैल चुका था। तो उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया जब जो लोकल लोग होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो अपनी रिलीजन को या अपनी कास्ट को मानते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो जिनको कहा जाता है, वो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो ये ब्रिटिशर्स है ये इनको अपने रिलीजन को चेंज करवाने के लिए कह रहे हैं, और वो जो अपना कास्ट है, उनका जो धर्म है, वो उसको क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट 1857, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ था। नेशनलिज्म emerged in India due to not only the arrival of Europeans but also their behaviors and policies। जो ये राष्ट्रीयता की जो भावना है हमारे इंडिया के लोगों में क्यों बढ़ी, सिर्फ हमारे इंडिया में यूरोपियंस आए थे वो एक रीज़न नहीं था। सबसे मेजर जो रीज़न था वो ये था कि उनका जो बिहेवियर है हमारे प्रति, जो उनका बिहेवियर था वो, और उनकी जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसी थी, ये सबसे बड़े रीजंस थे। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट हैपन इन इंडिया इन ईयर 1857 सेंचुरी। एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हमारे इंडिया में, और ये कब की बात है, 1857 सेंचुरी की, which became the first in the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country। उससे क्या हुआ, वो एक पहला ऐसा कारण बना जो ज़िम्मेदार था, जो एक राष्ट्रीयता की भावना कंट्री में जगाने के लिए, उसकी फीलिंग्स को इकट्ठा करने के लिए इस फैक्टर ने काम किया। वो एक ऐसी घटना थी जो इंडिया में 1857 सेंचुरी में घटी थी। Now we will see the reason for the outbreak of revolt of 1857 century। अब हम रीजंस देखेंगे कि क्या आउटब्रेक निकल के आया, हमारा जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 सेंचुरी में उसका। The main reasons for the revolt of 1857 century was the widespread dissatisfaction among the people in India due to suppressive policy of British adopted to spread their empire in India।
सबसे बड़ा कारण जो रहा 1857 सेंचुरी का वो ये था कि लोगों में या इंडिया के लोगों में इतना ज़्यादा असंतोष फैल गया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी हद तक दमन करने वाली थी, और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से वो पूरी इंडिया में इस पॉलिसीज़ को फैला रहे थे। लेट अस रिव्यू द रीज़न इन डिटेल अबाउट व्हाट लेड टू दिस डिससैटिस्फैक्शन। अब देखते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण थे जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। ना पहला जो रीज़न था डिससैटिस्फैक्शन का वो था सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। जो सामाजिक बदलाव ला रहे थे, यानी कि जो सोशल रिफॉर्म की पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ला रहे थे, उससे लोगों को सस्पिशियस फील होने लगा था और इनसिक्योर फील होने लगा था। सस्पिशियस का मतलब होता है कि लोगों के मन में शंका पैदा होने लग गई थी और वो एक असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इट मीन्स इनसिक्योर। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever। वो लोग ये सोच रहे थे कि ये जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे और साथ ही साथ हमारा जो कल्चर है, इट मीन्स धर्म जो है हमारा, और जो हमारा संस्कृति है, रिलीजन जो है, वो ख़त्म कर देंगे। People believed that the Indian social system was deliberately undermined in railways, jails and military। लोगों का ये मानना था कि हमारी जो भारतीय सामाजिक संस्था है उसको पूरी तरह से दबाया जा रहा है रेलवेज, जेल्स और मिलिट्री में। A larger section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes arose dissatisfaction in them। जो कि बहुत बड़ा सेक्शन था हमारा समाज का उस समय। ऑर्थोडॉक्स जो थे वो इन न्यू चेंजेस को अपना नहीं पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि इनके मन में एक असंतोष फैल रहा था। As a result, many people joined this freedom movement to sustain their social religious structure। इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने ये जो आज़ादी का मूवमेंट हुआ था उसको ज्वाइन किया, ताकि अपने सामाजिक यानी कि या जो धर्म का जो स्ट्रक्चर था उसको बचा सके या उसको सुरक्षित कर सके। इकोनॉमिक रीजंस। The main aim of British was to bring prosperity to England at the cost of India। ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो मेन एम था वो ये था कि वो सिर्फ इंग्लैंड को प्रॉस्पेरस करवाना चाहते थे, उसको ही फलना फूलना चाहते थे, इंग्लैंड की तरक्की हो और इंडिया उसकी कीमत चुकाए। यही जो ब्रिटिशर्स का मेन मकसद था। As a result, most of the sections of Indian society became impoverished। It means रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे जो सेशन थे इंडिया के उनमें बहुत ज़्यादा वो गरीब होने लगे थे और एक तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। The landlords and the peasants having lost their lands participated in the revolt। अब जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, सबकी ज़मीन छीन ली गई थी, तो उन्होंने उसकी वजह से लोगों ने बगावत वाले जो आंदोलन हुआ उसमें हिस्सा लिया। इट मीन्स रिवॉल्ट में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। नाउ वी विल सी पॉलिटिकल रीजंस। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स। इट मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बुक्सार इन 1764 सेंचुरी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने क्या किया कि दीवानी राइट्स जो था वो अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना।
या तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इनकम होती है उसे कलेक्ट करना। अब जो ब्रिटिशर्स और रिज़ल्ट इसका क्या निकल के आया कि जो ब्रिटिशर्स के पास अब जो नीतियाँ आ गई थी, तो बैटल ऑफ बुक्सार जो हुआ था 1764 सेंचुरी में, वो बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। दिस वॉज फॉलोड बाय एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse, policy of annexation and mer diplomacy. It means that अब उसके बाद वो एक से ऊपर एक नीतियाँ लाते गए, इट मीन्स पॉलिसीज़ को लाते गए, जैसे कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और उसके बाद में सब्सिडायरी अलायंस की पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से की पॉलिसी, और एक तरह से जो डिप्लोमेसी था वो उनका जो डिप्लोमेसी था वो ये सारी चीज़ें वो लेकर आए थे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार who were among the few of victims of this policy joined the revolt to regain their territories. अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की और जो कुंवर सिंह बिहार के थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो पॉलिसी, ये जो नीतियाँ उन्होंने लाई थी, ये उनके झांसे में आ चुके थे। तो अब इन्होंने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया ताकि ये अपने टेरिटरीज़ को वापस से हासिल कर सके। लैंडलॉर्ड्स एंड पीजन who had lost their land to join the revolt। अब इन्हीं के साथ साथ ये प्रिंसली स्टेट के साथ साथ जो लैंडलॉर्ड थे, जो पीसन थे, व्यापारी लोग जो थे, उन्होंने भी अपनी जो ज़मीन होती है वो खो चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने भी क्या किया, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मिलिट्री रीजन्स। द नंबर ऑफ ब्रिटिश officers and soldiers was very less in a vast country like India। जो संख्या थी ब्रिटिशर्स ऑफिसर की और उनके सोल्जर्स की, वो इतने बड़े कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कम थी। द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर टू द ब्रिटिश सोल्जर वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6:1 इन मिलिट्री। जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे, मतलब 6:1 का रेशियो चलता था मिलिट्री में। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वॉज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। अब जो हाईएस्ट पोस्ट था, जो ऊंचा पोस्ट था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए सिक्योर कर लिया था, रिजर्व कर लिया था। द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर इंडियन सोल्जर। इसीलिए क्या होता था कि इंडिया के जो सोल्जर्स होते थे उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता था और बहुत ही लिमिटेड होता था। देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ एन इंडियन सोल्जर एंड अ ब्रिटिश सोल्जर। इसीलिए क्या होता था कि जो सैलरी थी इंडियन सोल्जर की और ब्रिटिश सोल्जर की, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का डिफरेंस था सैलरी में। The Indian foot soldiers receive 7 rupees while the British soldier receive 150 rupees per month। इंडियन के जो पैदल सोल्जर्स जो थे उनको 7 रुपया मिलता था, ओनली 7 रुपीज़ पर मंथ, और जबकि ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको 150 रुपीज़ मिलता था पर मंथ। The British soldier considered the Indian soldier to be low and insignificant। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोल्जर को बहुत लो समझते थे, यानी कि बहुत गंदा मानते थे, और ये सोचते थे कि वो किसी भी चीज़ के लिए काबिल नहीं है और ना उनका ना कोई इम्पोर्टेंस इतना रखता है। As per the religious restrictions, the Indian soldier were not allowed to cross the sea, or else the person would be treated as an outcast। एक धार्मिक तौर के भी कुछ लिमिटेशन थी, उनका कंट्रोल था कि इंडियन सोल्जर्स जो है वो समुंदर को क्रॉस नहीं कर सकते। उस इंसान, अगर कोई भी इंसान समुंदर क्रॉस करता है तो उस इंसान को ये माना जाएगा कि वो बाहर
हो गया है। Despite this custom, the Indian soldier were compelled to cross the sea in order to fight battles for the British. अब उनके यहाँ का ये जो कस्टम था, उसके बावजूद इंडियन सोल्जर को फोर्स किया जाता था, इंडियन सोल्जर्स को मजबूर किया जाता था कि वो समुंदर का जो रास्ता है उसे क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद वो ब्रिटिशर्स के लिए वहाँ पर युद्ध करे। Thus, like other Indians, the soldiers too felt that their religion was at a stake. The soldiers, being a part of the Indian society, shared the same sentiment of grief, suspicion and anger as other did. अब बाकी इंडियन की तरह सोल्जर्स को भी ये लगने लगा था कि उनका भी धर्म जो है वो खतरे में है। तो जो सिपाही जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि समाज का हिस्सा, एक हम कहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स जो है वो भी एक इंडियन सोसाइटी का ही हिस्सा थे। तो उनकी भी यही भावनाएं थी कि दुख की, ठीक है, फिर शक की, उनके मन में जो शंका थी ब्रिटिशर्स को लेके, वैसे ही जैसे औरों लोगों की जो थी। So now we are going to see the immediate reasons. There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people toward the British rule. बहुत सारे ऐसे कारण हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे लोगों के मन में आक्रोश, असंतोष जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो फैल रहा था। अब ये चीज़ें क्यों हो रही थी? अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया था कि वो समुंदर के पार नहीं जा सकते, लेकिन उनको मजबूर किया जाता था कि वो समुंदर के पार जाकर ब्रिटिशर्स के लिए ही उनके खिलाफ ही क्या, उनके लिए ही क्या करे, वॉर करे, उनके बचाव के लिए वो समुंदर पार करे। तो ऐसी और बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जिसके वजह से लोगों के मन में, जो इंडियन के जो कॉमन लोग हैं उनके साथ साथ इंडियन सोल्जर्स भी जो है उनके मन में एक ब्रिटिशर्स के लिए आक्रोश बढ़ते जा रहा था। इन जनवरी 1857 a new rifle, Enfield rifle, was introduced in Indian Army. अब जनवरी 1857 की बात है, एक नई राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन आर्मी में जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। द कार्टेज ऑफ दिस राइफ़ल हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड। अब जब भी ये राइफ़ल को यूज़ करना है तो इसका जो कार्टेज होता है उसको हमको बाइट करना पड़ता था, तब जाके ये यूज़ होता था। द कार्टेज वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब इसका जो कार्टेज होता था वो किससे ग्रीस किया हुआ होता था? काउ का जो फैट होता है और पिग का जो फैट होता है उससे। फॉर द हिंदूज द बीफ and for the Muslims the pork was prohibited by their religion. हिंदूस के लिए बीफ और मुस्लिम के लिए पॉर्क जो था ये उनके धर्म के अनुसार मना था। Hence they felt that the British were deliberately trying to disanctify their religion. तो इस तरह से उनके मन में
ये आ गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं और धर्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। The response to their complaint in the same regard was not satisfactory। और जो कंप्लेन की थी उनके खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स का जो रीज़न था या ब्रिटिशर्स का जो रिप्लाई था वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। Hence the 19th Battalion of Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge। अब 19th Battalion बरकपुर का वो ऐसा पहला था जिसने कार्टेज यूज़ करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। एज अ रिज़ल्ट द एंटायर बैटेलियन वॉज डिसबैंडेड। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरा का पूरा बैटेलियन को ख़त्म कर दिया गया। Planning of the revolt and Mangal Pandey। It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857। Now ये प्लान बन चुका था कि जो रिवॉल्ट है हमारे नेशन के लिए, जो रिवॉल्ट करने वाले थे लोग, वो किसके अगेंस्ट करने वाले थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में करने वाले थे। और इसकी जो डेट फिक्स हुई थी वो हुई थी 31 मई 1857। लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र, कुंवर सिंह एंड नवाब ऑफ अवध had joined hands with Tatya Top, an efficient military commander. Rango Bapuji, an accomplished planner, and Azimullah Khan, a lawyer and a journalist, to lead the revolt। अब बड़े बड़े जो लीडर्स थे जैसे कि नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र और कुंवर सिंह, इन्होंने और नवाब ऑफ अवध, इन लोगों ने हाथ मिला लिया था तत्या तोपे से, जो कि एक बहुत ही बहादुर मिलिट्री कमांडर थे, और रंगो बापूजी से, जो कि एक प्लानर थे, और अजीमुल्ला खान, जो कि एक लॉयर के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे और रिवॉल्ट को हैंडल करना जानते थे। लोटस एंड रोटी were the symbols to join the revolt for the civilization and soldiers respectively। तो अब जो सिंबल था वो क्या था? लोटस का और रोटी का। ये सिंबल था कि अगर आप लोगों को वो रिवॉल्ट ज्वाइन करना है तो आपको लोटस का या तो रोटी का सिंबल दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप वो रिवॉल्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अब सिविलियंस के साथ साथ सोल्जर्स जो थे वो भी इस रिवॉल्ट में जॉइंट हो गए थे। दिस सिम्बॉल्स वेयर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन। इन सिम्बॉल्स को पूरे नेशन में सर्कुलेट किया गया। बार्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट, औलियाज एंड मैसेंजर्स played their part in spreading the word about the revolt। बार्ड्स जो थे, हिंदू, मुस्लिम प्रीस्ट, औलियाज और जो मैसेंजर्स, जो मैसेज पहुंचाते हैं, वो इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले किया था पूरे रिवॉल्ट के बारे में बताने के लिए। मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ कार्टेज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब मंगल पांडे जो थे उन्होंने भी कार्टेज ग्रीस्ड का यूज़ करना, जो फैट ऑफ काउज एंड पिग होता था, उसका अपोज किया। एज अ रिजल्ट द रिवॉल्ट बिगिन अर्लियर दैन द फिक्स डेट। और इसका नतीजा क्या निकल के आया कि जो रिवॉल्ट
होने वाला था, जो डेट पे फिक्स हुआ था, उससे पहले ही रिवॉल्ट हो गया. It disrupted the planning and objectives of the revolt could not be achieved. अब ये जो प्लानिंग जो की थी वो पूरी तरह से प्लानिंग एक तरीके से कहते हैं कि बर्बाद हो गई थी या ख़राब हो गई थी प्लानिंग, और ऑब्जेक्टिव्स जो थे रिवॉल्ट के वो बरोबर अचीव नहीं कर पाए. मंगल पांडे वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण कपल इन नगवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. मंगल पांडे जो थे वो ब्राह्मण थे और नगवा विलेज के थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है. ही जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी एज अ सोल्जर एट ₹7 एज हिज सैलरी. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी जब एक सोल्जर की ₹7 की सैलरी होती थी पर मंथ. An Indian soldier who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May. इंडियन सोल्जर्स जो थे, जो एग्री थे रिवॉल्ट करने के लिए, उनको वेट करना था 31st मई तक. वेयर एज 26-year-old मंगल पांडे कुड नॉट वेट टिल देन. जबकि जो 26 ईयर के जो मंगल पांडे थे वो तब तक वेट नहीं कर पाए. He refused to follow the order of using the Enfield rifle and challenged the British officers. उन्होंने क्या किया, एनफील्ड राइफल को सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, और ब्रिटिशर्स ऑफिसर को चैलेंज कर लिया. सर्जेंट मेजर हेवसन ordered to arrest him, but मंगल पांडे shoot him. अब जो सर्जेंट मेजर हेवसन थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन मंगल पांडे ने क्या किया, उन्हें ही शूट कर दिया. ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू. उसी के साथ साथ इन्होंने दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को भी हरा दिया था. इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे बीइंग अ ब्राह्मण. ब्राह्मण होने के कारण इंडियन सोल्जर ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं कर सकते. व्हेन ही वॉज कॉर्नर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर, अ ब्लीडिंग मंगल पांडे वॉज टेकन टू हॉस्पिटल बिकॉज ब्रिटिश वॉन्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लान ऑफ रिवॉल्ट फ्रॉम हिम. अब जब उन्हें लगा कि ब्रिटिश सोल्जर से वो कॉर्नर्ड हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप को ही क्या किया, गोली मार दी. तो जब जो खून बह रहा था मंगल पांडे के बॉडी से, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मंगल पांडे को हॉस्पिटल लेके गए ताकि वो उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सके जो रिवॉल्ट, जो बड़ा रिवॉल्ट होने वाला था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके बारे में. The military court pretended to run a case against Mangal Pandey on 6th April 1857. अब मिलिट्री कोर्ट ने भी ये कहा कि वो मंगल पांडे के खिलाफ केस करेंगे, और ये कब की बात है, 6 अप्रैल 1857 की. The entire proceeding was in English. पूरा का पूरा जो केस चला, जो पूरा प्रोसेस था, वो इंग्लिश में हुआ था. ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एट द एंड, बट ही डिड नॉट divulge any information regarding the revolt to the British. उन्हें मौत तक, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती या फांसी तक, उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन रिवॉल्ट के रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स को नहीं बताई. दैट्स हाउ अवर पैट्रियट वेयर. इस तरह से थे हमारे देशभक्त. ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM on 8th of April, and that's how he became the first martyr of revolt of 1857. उन्हें फांसी दे दी गई थी सुबह 5:30 बजे 8 अप्रैल को, और इस तरह से वो हमारे फर्स्ट मार्टियर बने रिवॉल्ट के 1857
7K.